Okay, start. Hello everyone, this is DJ Harsh Sharma and this is 7th class of FL Studio of how to make music. तो आज हमारे जो टॉपिक होंगे वो होंगे रिवर्ब, डिले एंड पैरामेटिक EQ. पैरामेटिक EQ का मतलब है ये एक VST है, ये एक फंक्शन है, ये एक इफेक्ट है FL Studio में जो कि यूज किया जाता है इक्वलाइजेशन के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपकी फाइनल आउटपुट के लिए, क्रिस्पी आउटपुट के लिए, जैसे ही मेरी आउटपुट आती है. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिवर्ब एंड डिले से, जो कि इजी हैं एज कंपेयर टू इक्वलाइजेशन. इक्वलाइजेशन भी खैर इतना ज़्यादा कोई मुश्किल है नहीं, मैं आपको बता दूंगा तब आपको पता लग जाएगा. लाइक आपने पहले मेलोडीज को बहुत मुश्किल माना होगा, कॉर्ड्स को मुश्किल माना होगा, लेकिन लास्ट क्लास में यानी क्लास नंबर 6 में आपको वो अच्छी तरीके से समझ आ गई होंगी. सो लेट्स कम ऑन रिवर्ब. सो व्हाट इज रिवर्ब? रिवर्ब का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल जब आप एक कमरे में, जब आपके घर पे पेंट हो रहा होता है, कुछ भी हो रहा होता है और आप सारा सामान हटा देते हैं, फर्नीचर वहां से हटा देते हैं, तो वहां पे जो आवाज़ गूंजती है उस इफेक्ट को कहते हैं रिवर्ब, जो कि हम डालते हैं मोस्टली हर चीज़ में जिसको भी हमें अच्छा एंड थिक साउंड करवाना होता है. थिक यानी कि मोटा, क्योंकि जब हम वो सिंपल चलाते हैं तो वो हमें उस तरीके से मज़ा नहीं आता है. तो रिवर्ब हल्का सा डालते हैं ना, एक थोड़ा सा फील आ जाता है, लाइक जैसे दो तीन तीन आवाज़ें चल रही हूँ, एक थिकनेस ऐसा आ जाता है. देन वी कम ऑन डिले. डिले का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल अब आप और बड़ा कमरा ले लो जिसमें आपने फर्नीचर हटा दिया, और जब आप कुछ बोलते हो तो आपकी आवाज़ आपको रिफ्लेक्ट होकर आती है. जब आप पहाड़ों में या कहीं पे बोलते हो तो आपकी आवाज़ आपको रिफ्लेक्ट होकर आती है. तो उसको कहते हैं हम डिले, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाने को भरने के लिए, स्पेशली वोकल्स को. तो इसको हम किसी तरीके से इफेक्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, क्लैप्स में भी यूज़ कर सकते हैं. इसको आजकल क्लैप में भी यूज़ किया जाता है. मोस्टली आजकल सारे प्रोड्यूसर्स डिले भी काफ़ी चीज़ों में डाल लेते हैं, रिवर्ब भी डालते हैं. रिवर्ब तो मोस्टली हर चीज़ में डालते हैं, मैं पर्सनली हर चीज़ में डालता हूँ. एंड पैरामेटिक EQ यानी कि इक्वलाइजेशन. सो लेट्स कम ऑन द थर्ड टॉपिक, इक्वलाइजेशन. इक्वलाइजेशन क्या होता है? अब इक्वलाइजेशन का मतलब होता है एक आवाज, फॉर एग्जाम्पल वो कोई भी आवाज हो, चाहे वो अब क्लैप हो, चाहे वो किक हो, चाहे वो सिंथ हो, चाहे वो गिटार हो, चाहे वो कुछ भी हो, उसको सही से एक फाइनेस्ट फॉर्मेट में लेके आना, एक फाइनेस्ट साउंड निकालना इक्वलाइज करके. अब कैसे? हर आवाज को आप 3 हिस्सों में बांट दोगे. एक हो गई उसकी बेस यानी कि लो एंड, एक हो गया आपका मिड यानी कि जो आवाज होती है, जो मेन जो आवाज आपको सुनाई देती है. थर्ड हो गया आपका ट्रिबल यानी कि हाई, जो छनकार जिसको करके जो आपको सुनाई देती है, जिससे क्रिस्प आता है आपकी हर चीज में. अब चाहे वो गिटार हो, चाहे वो क्लैप हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो वोकल हो. तो जितने भी अलग अलग तरीके के अलग अलग फॉर्मेट की चीजें, फॉर एग्जांपल क्लैप में बेस नहीं होती, क्लैप में मिड एंड हाई होती है. अब बेस लाइन में हम मिड एंड हाई ज्यादा यूज नहीं करते, हम लो एंड यूज करते हैं, यानी कि हम बेस यूज करते हैं उसमें. अब आप सिंथ ले लो, सिंथ में मिड एंड हाई ज्यादा यूज होती है, बेस बहुत ना के बराबर यूज होती है. तो ये भी मैं आपको बता दूं, जो आपको हमेशा याद रखना है, एक बहुत बड़ा पॉइंट जो लोग गलतियां करते हैं, क्योंकि आजकल काफी लोग अच्छा म्यूजिक बना लेते हैं लेकिन उनका आउटपुट अच्छा नहीं आता. वो इसलिए अच्छा नहीं आता क्योंकि आपको जब बेस लाइन यूज करनी है तो बेस का एक रूल में आपको ये बता दूं कि जब भी आप एक बेस यूज करोगे, एक बेस लाइन आप यूज करोगे, तो कोशिश करोगे कि उसके साथ जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स चल रहे हैं उसमें किसी में ज्यादा बेस इतनी ना हो जो उससे टक्कर रही हो. तो कोशिश करें कि बेस लाइन डालने के बाद आप बाकी चीजों की बेस आप खत्म कर दें. बेस अलग बढ़ जाएगी, बेस लाइन हमेशा एक ही चलेगी, बेस हमेशा एक ही चलेगी. प्लीज इस चीज को ध्यान रखना, बेस हमेशा एक ही चलेगी. अगर आप उसके साथ साथ कुछ और भी डालते हैं तो वो जैसे जैसे उसकी आवाज बढ़ेगी वो डिस्टॉर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, आपकी आवाज खराब आने लगेगी, मोटा सुनाई देने लगेगा, आपको पता नहीं लगेगा कि गिटार कैसे बज रहा है, आपकी पियानो कैसे बज रही है, क्या क्या कैसे बज रहा है. अब मैं जब भी पियानो यूज करता हूं तो मैं उसमें से भी बेस हटा देता हूं, मैं जब गिटार यूज करता हूं तो मैं उसमें से भी बेस हटा देता हूं. एक हद तक बेस हटा देता हूं, पूरी बेस नहीं हटाता, क्योंकि जब हम बेस को पूरा हटाते हैं ना तो फिर मिड को भी इफेक्ट करने लग जाता है. वो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा पैरामेटिक EQ में कि कैसे बेस को कम करने पे मिड को भी इफेक्ट करता है एंड बेस कैसे हटानी चाहिए. एंड इन सबको एक प्रैक्टिकल फॉर्मेट में मैं आपको करके आगे क्लास में सिखाऊंगा कि कैसे इक्वलाइजेशन करे जाए एंड फाइनल जो आपका आउटपुट है वो बहुत अच्छा सुनाई देगा. सो आई अगेन रिपीट, बेस लाइन आपको एक ही लेनी है एंड कोशिश करना है कि आगे जितने भी इंस्ट्रूमेंट आपके ऊपर नीचे यूज हो रहे हैं उनकी बेस आपकी बेस लाइन से क्लैश ना हो. बेस सिर्फ एक यूज होगी, बाकी मिड एंड हाई का जो पार्ट है वो आप कितना भी यूज कर सकते हो. एंड जो लोग वोकल प्रोसेस करते हैं या फ्यूचर में वोकल रिकॉर्ड करके कुछ भी करने वाले हैं, सबसे पहले गाने में बेस काटनी है आपने, वोकल आपने जितने भी लिए हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. हाउ टू डू इट मैं आपको FL स्टूडियो पे सिखाता हूँ. ये मेरे वोकल्स हैं एंड अभी क्या करेंगे, मैं पहले आपको इनको रॉ सुनाऊंगा एंड देन मैं आपको ये सुनाऊंगा कि मैंने इन पे कितना काम किया है. एंड येस, मुझे चश्मा लग चुका है तो इसमें अगर रिंग लाइट दिखे तो उसका लाइक
आदत डाल लेना, क्योंकि मुझे चश्मा लग चुका है। कोरोना में मैंने बहुत ज़्यादा कंप्यूटर यूज़ किया, एडिटिंग भी खुद, वीडियो भी खुद बनाता था मैं अपनी, सब कुछ खुद किया, तो आंखों पे थोड़ा जोर पड़ा एंड मेरे को लग गया ये चश्मा। तो अब इस चीज़ की डाल लीजिए आप आदत। और दिखता मुझे सब कुछ सही है, लेकिन डॉक्टर ने बोला है कि अगर आपको कंप्यूटर ज़्यादा चलाना है तो आप इसको चश्मे को पहने रहिए। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये जो मेरे वोकल्स हैं ये दिखाता हूँ मैं आपको कैसे लग रहे हैं ट्रीट करने के बाद, एंड अब उसके बाद मैं आपको सुनाऊंगा कि ये बिना ट्रीट करे मेरे कैसे लग रहे थे। तेरे एहसासों में भीगे लम्हातों में मुझको डूबा तश्नगी सी है। सो ये तो थे मेरे ट्रीट करने के बाद, एंड ये काफ़ी सॉफ्ट हैं, एंड अगर हम इनको ट्रीट ना करें एंड इसको बिल्कुल एक नए चैनल पे लेके आ जाएं तो ये ऐसे सुनाई देंगे। तेरे एहसासों में भीगे लम्हातों में मुझको डूबा तश्नगी सी है। ठीक है, अब इसमें मैंने ये साइड में वोकल्स यूज़ कर रखे हैं फिल करने के लिए, ये आप भी कर सकते हैं। जस्ट इमेजिन कि आपने ये फ़ोन से रिकॉर्ड करा है, तो फ़ोन से रिकॉर्ड करने के बाद अब मैं आपको एक और चीज़ बात बता दूं कि इसको मैंने पहले से ही कंप्रेस कर रखा है। कंप्रेशन के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। कंप्रेशन का मतलब ये होता है कि कहीं तीखा लग रहा है, कहीं बहुत हल्का सा सुनाई दे रहा है, ज़्यादा सुनाई नहीं दे रहा, तो उससे सब कुछ एक लाइन में हो जाता है। उसके लिए हमें अलग से वीडियो चाहिए होगी, तो वो चीज़ मैं इस चीज़ में नहीं बताऊँगा। अभी आपको क्या करना है, बस वोकल रिकॉर्ड करके इस पर प्रैक्टिस करनी है। चाहे आप एक्apella ले सकते हैं, चाहे आप रिकॉर्डेड वोकल ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। एक्apella यानी कि जो कि मैंने आपको बताया था बॉलीवुड ट्रैक्स के वोकल्स निकाल के उनको आपको एक चैनल देना है। चैनल देने के बाद आपको उन्हें मोनो करना है हल्का सा, जिससे कि उनके राइट एंड लेफ्ट की जो रिवर्ब है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। एक्apellas में क्या होता है, जो एक्स्ट्रा जो आपके म्यूज़िक होता है लेफ्ट राइट में, पियानो या वो गिटार चल रही होती है, वो गायब हो जाती है, क्योंकि वो स्टीरियो में चल रही होती है। अब जब हमने इसे मोनो कर दिया तो स्टीरियो को कुछ सुनाएगा ही नहीं, दैट सिंपल। तो अब हम पैरामेटिक EQ लगाएंगे। पैरामेटिक EQ में अभी मैं आपको चला के दिखाता हूँ कि मैंने आपको बताया था हर आवाज़ 3 फॉर्मेट में बटी होती है, 3 बैंड में बटी होती है, लो एंड, मिड एंड एंड हाई एंड। झनक यानी कि छनकार, ट्रेबल, हाई, मिड यानी कि आवाज़, वोकल, आप उसको पहचान लीजिए, एंड एक होती है बेस। तो ये आपका पैरामेटिक EQ है। इसका ये वाला हिस्सा बेस है, ये वाला हिस्सा मिड है, एंड ये वाला हिस्सा इसका हाई है। अब आप कोई भी इक्वलाइज़र लेंगे तो उसमें बैंड ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे इसमें आप देख सकते हैं कि 7 बैंड है, एंड ये जो नीचे ये इन्होंने इक्वलाइज़र दे रखा है इसमें भी बैंड्स हैं, लेकिन ये 3 बैंड्स हैं। तो सबसे उल्टे हाथ वाला बेस का है, ये मिड का है, एंड उसके साइड वाला हाई का है। सो पैरामेटिक EQ में जाएंगे हम, और मैं आपको करके सुनाता हूँ कि कैसे होना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पीछे से गाना चल रहा है। तेरे एहसासों में भीगे लम्हात। अब आप देख सकते हैं बेस कट चुकी है बिल्कुल, इसमें कोई बेस नहीं आ रही है। ठीक है, अब आपने ये भी देखा होगा कि जैसे मैंने थोड़ी सी ज़्यादा किया तो वो मिड भी काटने लग गया। तेरे एहसासों में भीगे लम्हातों में। अब बेस भी सही सुनाई दे रही है, मतलब मिड भी सही सुनाई दे रही है, बेस नहीं कटी है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं बीच का हिस्सा ये डाउन कर देता हूं तो आप ये देखेंगे कि वोकल गायब हो चुके हैं। तेरे एहसासों में भीगे लम्हात। अब बस बेस एंड हाई सुनाई दे रही है। एंड अगर मैं राइट वाला हिस्सा ऊपर कर देता हूं और बाकी की सारी चीज़ें नीचे कर देता हूं तो आपको सिर्फ एंड सिर्फ हाई यानी कि ट्रेबल सुनाई देगी, झनकार सुनाई देगी। ठीक है, तो हमने क्या करना है, एज आई टोल्ड यू कि बेस लाइन जब चल रही है तो उसकी बेस वोकल की बेस से ना डिस्टॉर्ट हो, तो हम इसकी बेस काट देंगे। एंड वो कैसे काटेंगे, प्रीसेट लगा के यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, ये फर्स्ट प्रीसेट चूज करेंगे। अब हम सुनेंगे गाने को, ये लगभग यहाँ पे आके बेस सारी कट जाएंगी, उससे ज़्यादा आगे जाएंगे तो मिड कटने लग जाएगी। तेरे एहसासों में भीगे लम्हातों में मुझको डूबा तश्नगी। अब देख सकते हैं इसमें से बेस हट चुकी है। देन हमें रिवर्ब पे आना है, ये रिवर्ब 2 लिया। अब रिवर्ब 2 जो इन्होंने डिफ़ॉल्ट दे रखा है वो बहुत अच्छा है, बस आपको क्या करना है, इस वाली नॉब को, वेटनेस को आपको 20% पे लेके आ जाना है। अब ये आप एक्apella में भी कर सकते हैं, ये आप रिकॉर्डेड वोकल्स में भी कर सकते हैं। अब एक और चीज़ जो आपको इस रिवर्ब में ध्यान देनी है, वो आपको ध्यान देनी है ये डिके के बाद वो और ज़्यादा गूंजने लगेगी। तेरे एहसासों में भी।
ये देखिए लेट एंड हो रही है, लेट एंड तक सुनाई दे रही है, ठीक है। एंड उसके बाद जो आपने ध्यान देना है वो है ये वाला हिस्सा, इसको बहुत कम छेड़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये है स्टेडियम। आप इसको स्टेडियम की तरीके से समझ लीजिए। अगर आपको बड़ी जगह जैसी आवाज़ चाहिए, जैसे गूंजने वाली, तो आप इसको क्लिक करके ऊपर कर लीजिए, बड़ी हो जाएगी। छोटी सी जगह वाली आवाज़ चाहिए तो आप ऐसे कर सकते हैं, ये छोटी जगह जैसी आवाज़ देगी। लेकिन हम डीके को वापस 1.5 पे ले आते हैं, मैक्सिमम 2 पे आप कर सकते हैं। थोड़ी सी डीके आ जाएगी तो आपको एक लंबी देर तक सुनाई देगी रिवर्ब, एंड वो आपको बहुत अच्छी लगेगी। देन हम डालेंगे इस पर डीले 2, जो मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ। डीले 2, ये हो गई आपकी डीले 2। अब जब हम डीले डालेंगे तो वो कुछ ऐसा सुनाई देगी। आई नो गलत सुनाई दे रही है आपको। आपको क्या करना है, सबसे पहले इसकी जो डीले की जो पावर है उसको कम करना है, डीले की वॉल्यूम को। इसको आपको 20-25% तक रखना है। टाइम जो है, ये टाइम का मतलब है कितने बार पे वो वापस जो डीले आ रही है, जो रिपीट हो रही है, वो कितने टाइम पे होनी चाहिए। तो इसमें जो टाइम दे रखा है इन्होंने, देखिए 3 बार पे दे रखा है ये। तेरे एहसासों में भीगे लम्हातों में मुझको डूबा डूबा। अब हमें क्या करना है, इसको 4 पे करना है। तो हम क्या करेंगे, टाइम को कर लेंगे हम 4 पे। आप यहाँ पे देख सकते हैं हर चीज़ कि ये मैं 4 पे कर ली। अब 4 पे करने के बाद अब आपको पता लग जाएगा कि 4 पे करने का फ़ायदा क्या हुआ। चेक इट आउट। तेरे एहसासों में भी। ठीक है, अब आपको इसे और लेट करना है तो अब आप इसको 8 कर देंगे। तेरे एहसासों में भी। ठीक है, तो मोस्टली आपको किस पे रखना है, 4 पे। मैं 4 पे रखता हूँ। अब आपको 8 बीट तक चलाना है तो आप 8 पे करेंगे, 4 बीट तक चलाना है तो 4 पे करेंगे, 3 बीट तक चलाना है तो 3 पे करेंगे। मैं 4 पे रखता हूँ पर्सनली, एंड मेरे को 4 के अलावा कहीं रखने की ज़्यादा इजीली ज़रूरत नहीं पड़ती है। 8 पे रखना पड़ता है अगर कभी कभी आप किसी गाने का एंड कर रहे हैं तो। सो फॉर नाउ दिस इज़ इट, आपके वोकल ट्रीट हो चुके हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, पहले मैंने इसकी बेस काट दी थी। अगर मुझे इसमें मिड ज़्यादा लग रही है या मुझको वो जब गा रहा है मिड उसकी मेरे कान में लग रही है, तो मैं इसकी मिड थोड़ी कम कर दूंगा। तेरे एहसासों में भी। अब आप देख सकते हैं कि जो इसकी जो मिड है वो हमने कम कर दी है, तो उसके कारण ये सॉफ्ट लगने लग गया है। बट इसके कारण अभी बेस भी कट रही है, हाई भी कट रही है थोड़ी सी, तो हम इसको थोड़ा बेल फॉर्मेट में कर लेंगे। ये देखिए आप, ये वाला जो नॉब है इसको जब आप नीचे लेके जाएंगे तो ये बेल बन जाएगा। अब वो उतने हिस्से को ही काटेगा जितने हिस्से को आप चाहते हो। इससे इसका आप एरिया चेंज कर सकते हो कि किधर इसको काटना है, किस बैंड लाइन पे काटना है। ठीक है, मुझे इतने हिस्से में काटना था फॉर एग्जाम्पल, तो मैंने यहाँ पे बेल बना ली, एंड अब उसकी जो आवाज़ है वो नहीं लगेगी। तेरे एहसासों में भीगे लम्हा। अब फॉर एग्जाम्पल अब हम इन सबको बंद करते हैं और एक बार सुन के देखते हैं बिना बंद करे कैसे लग रहा है, एंड चलाने के साथ कैसा लग रहा है हमारे ट्रीट करने के बाद। अभी बंद कर देते हैं। तेरे एहसासों में भीगे लम्हातों में मुझको डूबा तश्नगी सी है। तेरी अदाओं से दिलकश खताओं से इन लम्हों में जिंदगी सी है। सो दिस इज इट, एंड जो फाइनल ट्रैक था मेरा, उसको बनाने के बाद ये कुछ ऐसा लगा। मैंने पियानो डाली थी, काफ़ी कुछ डाला था, तो ये कुछ ऐसा लगने लगा। मेरी रातों में, मेरी रातों में
तो ये जो मैंने फॉर्मेट ले रखे हैं, ये जो मैंने सारी चीज़ें ले रखी हैं, आप धीरे धीरे करके चलाने के साथ साथ सीख जाओगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी एंड थैंक यू सो मच मुझे बार बार पुश करने के लिए कि और मैं क्लास लेके आता रहा हूँ। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। आज के लिए कुछ भी अगर आपको दिक्कत हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर टेक्स्ट कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है। वैसे इस वीडियो में मैंने बहुत ईजिली सब कुछ बता दिया है आपको। एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। अगर आपको कुछ भी चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर टेक्स्ट कर सकते हैं, मैं आपको वो चीज़ प्रोवाइड करवा दूँगा। कोशिश करूँगा कि फ्री में ही करवा दूँ, आपको कोई पैसे ना देने पड़े, जो कि मैं यूजुअली करता हूँ। एंड दिस इज़ इट। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पे देखिए। एंड जितने भी आपके दोस्त हैं जो कि रैपर्स हैं या कोई भी लोग हैं जो म्यूज़िक में इंटरेस्टेड हैं, उनसे ये चीज़ शेयर करिए जिससे कि वो म्यूज़िक बनाना स्टार्ट कर पाएँ। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय।